किसी भी झूठे केस से बाहर निकलने के 3 मुख्य मार्ग होते हैं। इन्हीं तीनों में से कोई एक मार्ग आपके केस के लिए होता है। आप इस मार्ग के माध्यम से झूठे आरोप के नारकीय जीवन से बाहर निकल सकते हैं और एक आजाद जिंदगी जी सकते हैं। इन 3 मुक्ति के द्वारों के नाम हैं क्वेशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल। इन्हीं 3 में से कोई एक मार्ग आपके लिए है और वह कौन सा मार्ग है, यह पहचान करना ही आज के वीडियो का विषय है। इसके लिए हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं, पहली बात, क्वेशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल वाले केसेस की अलग अलग पहचान क्या होती है। दूसरी बात, इनकी सही स्टेज क्या होती है और क्रिमिनल ट्रायल के दौरान इन्हें किस स्टेज पर लगाया जाना चाहिए। तीसरी बात होगी, इनमें क्या आर्ग्यूमेंट्स किए जाएं कि आपको सफलता अवश्य मिले। और सबसे आखिर में चौथी बात है, क्या आर्ग्यूमेंट्स ना किए जाएं ताकि वे आपकी सफलता में बाधा ना बने। हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। पहला बिंदु है क्वेशिंग। आपके केस में क्वेशिंग किस समय पर मिलती है यह आपको जान लेना चाहिए। क्वेशिंग उस समय पर मिलती है जब आप पर गलत अपराध थोप दिया गया हो। यदि किसी शिकायत में लिखा है कि आरोपी ने मुझे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके फिजिकल रिलेशंस बनाए और कई महीनों तक बनाता रहा। जब मेरे माता पिता ने शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए। रेप के लिए आवश्यक कानूनी आवश्यकता होती है कि वे फिजिकल रिलेशंस विदाउट हर कंसेंट हों और अगेंस्ट हर विल हों, अर्थात बिना सहमति के हों और इच्छा के विरुद्ध हों। यदि स्त्री के साथ संबंधों में सहमति व इच्छा का लोप हो जाएगा तो वह संबंध रेप कहलाएगा। उपरोक्त शिकायत में कहीं नहीं लिखा है कि आरोपी ने महिला की सहमति के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए थे, अर्थात जो भी कृत्य महिला और पुरुष के बीच में हुआ था वह रेप की परिभाषा में नहीं आता है। इस आरोपी को रेप की परिभाषा चलाने वाला मुकदमा इसके ऊपर थोप देना इसके साथ अन्याय है, मिसयूज ऑफ प्रोसेस है। अतः यह मामला क्वेशिंग के लिए सटीक मामला है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में क्वेशिंग दी है। उसकी लंबी श्रृंखला हम आपके सामने अनेक वीडियोस में प्रस्तुत करते रहते हैं और अगर आप कहेंगे तो हम आपको वह अन्यत्र भी उपलब्ध करा देंगे। दूसरा सवाल है कि क्वेशिंग की स्टेज कौन सी होती है। क्वेशिंग के लिए हाई कोर्ट में जाकर प्रार्थना करने की स्टेज है FIR दर्ज होने से लेकर चार्जशीट फाइल होने तक। वैसे यह चार्ज फ्रेम होने तक भी इसमें कभी कभी हाई कोर्ट में ले जाया जाता है। अन्य सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस कानूनी प्रावधान के तहत जाया जाए। अभी परसों एक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर की क्वेशिंग की मांग को MP हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने डिसमिस कर दिया है क्योंकि उस फॉल्स एलिगेशन वॉरियर के एडवोकेट ने उसको आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा था कि वह हाई कोर्ट के सामने अपनी रिट पिटीशन लगाए। ध्यान रखें कि क्वेशिंग पिटीशन हमेशा सेक्शन 482 CRPC में फाइल होगी। यदि वह आर्टिकल 226 और 227 के साथ भी फाइल की जा रही है तो वहां भी रेड विद सेक्शन 482 CRPC लिखा होना चाहिए, वरना तो उसकी लिखावट में एक कानूनी खामी मानी जाएगी। अन्य किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ में यदि आप हाई कोर्ट से फरियाद करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। सही प्रेयर, सही प्रोविजन, सही स्टेज, सही आर्ग्यूमेंट, यदि यह करोगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब यह भी जान लीजिए कि क्वेशिंग की स्टेज पर क्या नहीं बोलना है। कई बार हम अपने अधकचरे ज्ञान की अवस्था में ज्यादा बोलने को सही बोलना मान लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है। क्वेशिंग पर आर्ग्यूमेंट्स करते समय कभी भी केस की मेरिट की बात ना करें, जैसे डिले इन FIR, कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ FIR एंड 164, ये बातें कभी ना बोलें। इनके बोलते ही हाई कोर्ट हमेशा समझ जाते हैं कि आप हाई कोर्ट को फुसलाना चाहते हैं और सही कानूनी मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कोर्ट समझ जाता है कि आप क्वेशिंग का केस आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं और कुछ और आपको बता रहे हैं। दूसरी स्टेज होती है डिस्चार्ज की।
जब एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन तथा चार्जशीट दोनों कोर्ट के सामने होती है तो वह क्वेश्चन के बाद वाली स्टेज होती है, यह डिस्चार्ज वाली स्टेज होती है। आपका केस क्या डिस्चार्ज का सही केस है या नहीं है, इस बात को पुलिस आईओ द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन और उसके द्वारा पेश की गई चार्जशीट के आधार पर तौल कर देखा जाता है। यदि पुलिस आईओ द्वारा इकट्ठा किए गए एविडेंस भी आपके आरोप को सिद्ध न कर पाए तो आपको डिस्चार्ज का हकदार माना जाता है। यदि शिकायत है कि आप महिला को होटल मूनशाइन में ले गए, वहां उसकी इच्छा के विरुद्ध रेप किया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताए गए डेट एंड टाइम पर उस होटल में आपकी एंट्री ही नहीं है, आपके नाम से कमरा ही बुक नहीं है, तो यह दिखाता है कि यदि पूरा प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी आपके खिलाफ सिद्ध कर दिया जाए तो आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है। यही बात आपको डिस्चार्ज के काबिल बनाती है। डिस्चार्ज पर विचार करते समय आपके डिफेंस एविडेंस पर विचार नहीं किया जा सकता है। डिफेंस एविडेंस पर केवल क्रिमिनल ट्रायल के दौरान ही विचार हो सकता है। डिस्चार्ज पर बहस के समय केवल और केवल प्रोसिक्यूशन मटेरियल पर ही विचार किया जा सकता है। आपको प्रोसिक्यूशन मटेरियल की कमी ही कोर्ट के सामने रखनी होती है और आपको ये बताना होता है कि यदि पूरे प्रोसिक्यूशन मटेरियल को आप एज इट इज सिद्ध भी कर देते हैं तो भी आपके खिलाफ केस साबित नहीं हो पाएगा। डिस्चार्ज मांगने की सही स्टेज होती है स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज। प्राय 5 से 10% मामलों में ही ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज मिल पाता है। इसमें ट्रायल कोर्ट ज्यादातर चार्ज बना ही देते हैं और आपको रिवीजन करने से ही लाभ होता है। जब भी आप चार्ज के खिलाफ रिवीजन में जाते हैं तभी आपको वहां पर लाभ मिल पाता है। यह देखा गया है कि स्वयं ट्रायल कोर्ट आपके खिलाफ चार्ज लगा देने में अधिक इंटरेस्टेड होते हैं। क्वेश्चन की तरह ही डिस्चार्ज में भी कुछ बातें नहीं बोली जाती हैं। उनके बोलने से आपका केस कमजोर होता है। डिस्चार्ज में ना बोलने वाली बात होती है आपकी डिफेंस एविडेंस के बारे में। आप कभी यह नहीं दिखा सकते हैं कि देखिए साहब, मैंने अपने आप कुछ कॉल डिटेल्स इकट्ठा करवाई थी जिससे प्रोसिक्यूशन की ये बात गलत साबित होती है। आप यह भी नहीं दिखा सकते हैं कि आपके और प्रोसिक्यूट्रिक्स के कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो प्रोसिक्यूट्रिक्स के एलिगेशन को झूठा साबित करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके डिफेंस एविडेंस की हैं। आप अपने फेवर में किसी व्यक्ति का बयान भी नहीं दिखा सकते हैं। डिस्चार्ज की स्टेज पर केवल और केवल प्रोसिक्यूशन मटेरियल को ही दिखाया जाता है और उसकी इनसफिशिएंसी अर्थात अपर्याप्तता को दिखाया जाता है। जब भी आप डिफेंस एविडेंस के टाइम पर अपनी डिफेंस के बारे में बात करेंगे तो वह आपका काम खराब करेगा। और अंत में आता है आपका एक्विटल। एक्विटल अर्थात बरी हो जाना। एक्विटल आपके केस की अंतिम अवस्था होती है। चार्जशीट, एविडेंस, 313 के बयान, बहस, इन सब के बाद में आपके केस का पूरा गुण दोष तोला जाता है। कोर्ट उसे तोल कर देखता है। सबसे आखिर में कोर्ट यह तोल कर देखती है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस से क्या आरोपी का दोष साबित होता है और यदि नहीं होता है तो उसे एक्विटल मिल जाता है। इसकी अवस्था ट्रायल की अंतिम अवस्था होती है। इसके बाद दोषी है या निर्दोष है इस बात का फैसला होता है। यहाँ एक्विटल की स्टेज पर हर एविडेंस का, हर एक गवाह का, उसकी सच्चाई का, उसकी विश्वसनीयता का सबका परीक्षण होता है और यह बात डिफेंस काउंसिल अपने फाइनल आर्गुमेंट्स के द्वारा दिखाते हैं। इस स्टेज पर ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे ना कहा जाता हो, जिसे आर्ग्यू ना किया जाता हो। पूरे के पूरे क्रिमिनल केस के रिकॉर्ड पर जो भी कुछ उपलब्ध है उसे यहाँ पर आर्ग्यू किया जाता है। एक्विटल के लिए किए जाने वाले फाइनल आर्गुमेंट्स में मुख्यतः दोनों पक्षों के एविडेंस पर बहस होती है। कौन सा एविडेंस अधिक विश्वसनीय है और कौन सा एविडेंस अधिक विश्वसनीय नहीं है, इस बात को आर्ग्यू किया जाता है। यदि प्रोसिक्यूशन एविडेंस को आप अविश्वसनीय दिखा पाते हैं तो आपका एक्विटल निश्चित हो जाता है। और यह हम कैसे करते हैं इस बारे में हमारी अनेक वीडियोस आपको यहाँ दिखाई देंगी, जिसमें हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करने के तौर तरीकों के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। इस प्रकार आप अपने केस में इस लालच में ना आए कि आपको क्वेश्चन मिले ही मिले या डिस्चार्ज मिले ही मिले, बल्कि अपने केस की पहचान करें। यदि केस में कहीं कुछ भी ऐसा है जो एविडेंस पर निर्भर करता है, जिसको साबित किया जाना है, जिसके गुण दोष पर दूसरे लोगों के बयान महत्वपूर्ण हैं, तो वह केस ट्रायल में अवश्य जाएगा और एविडेंस के बाद ही तय हो पाएगा। अर्थात उसमें केवल एक्विटल ही मिल पाएगा। उसमें क्वेश्चन या डिस्चार्ज की कोशिश करना समय व पैसे दोनों की बर्बादी करना है। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में
आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।